अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूनियन और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सारी डिटेल बताई थी कि कॉम्यूटेटिव लॉ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइदर वो यूनियन में हो या वो इंटरसेक्शन में हो। ठीक है, और एसोसिएटिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव की भी मैंने आपको पहचान बताई थी। ठीक है, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो पहले जाके वो वीडियो देख लें ताकि आपको समझने में क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन भी बताई थी, किस तरह हमें पता चलता है कि ये कॉम्यूटेटिव है, ये एसोसिएटिव है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 थी। मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं। ठीक है, और मैं आपको हर ऑपरेशन से बताऊंगी कि पहला क्वेश्चन मैंने ये नोट डाउन किया है, इसको मैं आपको यूनियन के तरीके से बताऊंगी, और ये क्वेश्चन जो मैंने नोट डाउन किया है इसको मैं आपको इंटरसेक्शन के तरीके से बताऊंगी। लिखे मैंने दोनों ही हैं कि क्वेश्चन इस तरह आएगा। ठीक है, बताने का, लिखने का मतलब सिर्फ यही था मकसद कि आपको बताऊं कि क्वेश्चन इसी तरह ही आएगा लिखा हुआ। ठीक है, आइदर वो सिर्फ ये लिखते हैं स्टेटमेंट में या सिर्फ ये लिखते हैं। ठीक है, कभी भी दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं दी होती। ठीक है, अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन हो तो फिर तो दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में कोई एक चीज़ ही फाइंड आउट करने के लिए बताया होता है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन लिखे वेरीफाई करें। ठीक है, और इस तरह हमें उन्होंने बता दिया। अब इस पहचान इसकी यही थी कि कैसे पता चलेगा कि कोमोडेटिव लॉ है। ठीक है, हमने कोमोडेटिव लॉ में पढ़ा था कि जब इस तरह के फॉर्म में लिखा हो ए यूनियन बी, या ए पहले लिख लें या बी पहले लिख लें। ठीक है, दोनों को रकम आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक आप इस तरह पहले यूनियन लेके देख लें या इस तरह यूनियन लेके देख लें। ठीक है, तो आंसर हमारे सेम ही आएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको यूनियन के लिहाज से बताया। इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही कर सकते हैं कि पहले ए की रकम पहले लिख लें। ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन बी से निकाल लें, या बी की पहले लिख लें और ए का इंटरसेक्शन बाद में इस तरह निकाल लें, तब भी आंसर सेम ही आएंगे। अब मैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ चलती हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को यूनियन के तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने ये लिखूँगी ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है, मैं सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लूँगी, यहाँ पर मैं लिखूँगी लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, ए यूनियन बी निकालती हूँ। ए यूनियन बी है ना, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी है तो मैं ए की वैल्यू ही यहाँ लिखूँगी, 1 2 3 अप टू सोन कहाँ तक चल रहा है, ये 10 तक। ठीक है, देन उसके बाद यूनियन का साइन डालेंगे। ठीक है, और बी की वैल्यू लिखेंगे 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, लिख लिया हमने। अब क्या करूँगी, यूनियन का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इकट्ठा करके लिखना। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट्स में सारी टर्म्स जो आ रही हैं उनको हम इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, लेकिन कोई भी टर्म रिपीट नहीं करनी। अब देखें, यहाँ पर 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7 से लेके 12 तक है। अब इसके अंदर आखिरी ये 4 डिजिट्स भी आएंगे, तो हमने ये नहीं करना कि इसके भी वही 4 लिख दिए और इसके भी वही 4 रिपीट कर दिए, सिर्फ एक डिजिट को एक दफ़ा ही लिखना है। ठीक है, हम काउंटिंग पूरी नहीं लिखेंगे, अप टू सोन करके कहाँ तक लिख देंगे कि 12 तक जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह हमें पता चलेगा कि ये यूनियन हमने निकाल लिया। अब दूसरी टर्म हमारी राइट हैंड साइड हम लेंगे। ठीक है, बी यूनियन ए। ठीक है, अगेन हम बी की पहले वैल्यू लिखेंगे, इसके मुताबिक बी पहले लिखे तो हम बी की वैल्यू लिखेंगे 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, देन यूनियन लेंगे और बी की ए की वैल्यू लिखेंगे, वो थी अप टू सोन 10 तक। लिख लिया। अब देखें, बेशक इसको पहले लिखा या इसको पहले लिखा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनियन में क्या होगा, हमने इसको इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है, और अरेंज भी होनी चाहिए वैल्यू, तो हम एज इट इज़ ही अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम आ गई। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। यानी यहाँ पर कोमोटेटिव लॉ होल्ड करता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू है बी यूनियन ए के। हमने वेरीफाई कर दिया, क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ से। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ मैंने आपको बताया था हमें कोई 3 वैल्यूज़ दी होंगी। ठीक है, और वो इस फॉर्म में लिखी होंगी, या तो आप पहले लिख लें एक्स को बाहर कर लें और वाई यूनियन जी ब्रैकेट में लिख दें, या एक्स यूनियन वाई कर दें और ब्रैकेट के बाहर जी लिख दें। ठीक है, दोनों तरीके से इस तरह कर सकते हैं, और हमने दोनों तरीक़ों से करके प्रूव करके बताना है कि
ब्रैकेट को आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के आंसर सेम आते हैं, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। इसमें मैं आपको इंटरसेक्शन के तरीके से बताऊंगी ताकि आपको यूनियन इंटरसेक्शन दोनों क्लियर हो जाए, कोई मसला ना रहे, ठीक है। अब मैं इसको वेरीफाई करती हूँ। इंटरसेक्शन z इज इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में थी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तीनों को इकट्ठा सॉल्व नहीं करना, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी और क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होगा ठीक तरीके से। इधर हम पहले लिखेंगे y इंटरसेक्शन z, ठीक है। y पहले लिखा हुआ है तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, b d c एंड f, ठीक है, लिख लिया हमने। देन इंटरसेक्शन किससे लेना है, z से, c f g h, हमने ये वाली वैल्यू लिख ली, क्लियर हो गया। इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था सिर्फ कॉमन कॉमन टर्म्स लिखनी है, b इनमें नहीं है, d भी नहीं है, c है सिर्फ c लिख देंगे, f भी है वो लिख देंगे। ये दो चीज़ें इसमें कॉमन आ रही थी, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, यानी कि x का इंटरसेक्शन निकालेंगे इसके आंसर के साथ, ठीक है, जो y इंटरसेक्शन z का आंसर है। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, a b c एंड d, लिख लिया। इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, y इंटरसेक्शन z से मुराद क्या कह रहा है, जो हमने y इंटरसेक्शन z का आंसर निकाला है वो यहाँ लिखना है। ये नहीं कर देना कि फिर से y की वैल्यू लिखी और फिर z की वैल्यू लिखी, ठीक है, ऐसे नहीं करना, इसका हमने आंसर लिखना है, ठीक है। अब इसका कॉमन देख ले क्या है, तो इन सब में सिर्फ सी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी का आंसर सिर्फ सी आया है। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। अब बारी है हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ करने की। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हमने ये लिखना ज़रूर है ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन करने का तरीका होता है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बेशक हमने ठीक भी किया हो, लेकिन अगर उसको स्टेप बाय स्टेप ना किया हो ना तो फिर क्वेश्चन समझ नहीं आता, क्लियर नहीं होता, ठीक है। हमने उसको एक एक एग्जामिनर को बात क्लियर करने की, जी हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले ली, हमने उसका आंसर निकाला, देन अब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, उसका आंसर निकालें, ठीक है। अगेन वही बात, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। एक्स पहले लिखा है तो एक्स की वैल्यू पहले आएगी, मैंने नोट डाउन कर ली। इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, वाई की वैल्यू लिखेंगे, बी डी सी एंड एफ, लिख लिया। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, डी कॉमन आ रहा है, सी भी कॉमन आ रहा है, डी भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। बी इसमें भी है, सी भी है और डी भी है, ये तीन चीज़ें कॉमन आ रही है। अब हमने ये लिखना है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। अगेन हमने इसकी जो ये वाली वैल्यू आई है वो लिखनी है, लिख लिया हमने। फिर इंटरसेक्शन किससे निकालना है, जी वाली से, ठीक है, तो जी वाली की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे सी एफ जी एंड एच, लिख लिया। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इसमें से भी सिर्फ सी कॉमन आ रहा है। तो अब देख लें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है, दोनों का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब है हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया, ठीक है। ब्रैकेट्स को आगे पीछे लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी लगाएं, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हमें यही बताता है, ठीक है। तो हम दोनों हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब हम अपने थर्ड वाले लॉ की तरफ चलते हैं जो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। उसमें क्या बात आती थी, हमें दो, उसमें यूनियन इंटरसेक्शन दोनों यानी कि मिक्स्ड होते थे। उसमें कंडीशन ये थी कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आता था या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आता था। यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलता है, इस वाले साइड से पता चलता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ दी होती है ना, उसमें जो पहला साइन होता है ना उससे पता चलता है कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। अब इधर यूनियन पहले है तो इसका मतलब है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। इसमें भी हमें 3 ब्रैकेट्स दी होती हैं, लेकिन इसकी जो राइट हैंड साइड होती है उसमें कैसे इन्होंने बताया होता है कि पहले ए यूनियन बी यानी कि ए को यूनियन बी से निकालना है, देन इंटरसेक्शन का साइन बी यानी कि बीच में ही रहेगा और फिर ए यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ ये था, क्लियर हो गई आपको बात। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी की वैल्यू थी बी डी एंड एफ, ठीक है। देन इंटरसेक्शन लेंगे और सी की वैल्यू लिखेंगे ए एफ एंड सी, लिख लिया हमने। इन दोनों में से देखते हैं कोई कॉमन आ रहा है, सिर्फ एफ कॉमन आ रहा है तो हम एफ लिख लेंगे, क्लियर हो गया। अब क्या लिखना था हमने, ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए का यूनियन निकालना है। ए की वैल्यू थी ए बी एंड सी, उसका यूनियन निकालना है हमने इसकी जो वैल्यू आई थी एफ उसके साथ। तो यूनियन का मतलब सब कुछ इकट्ठा करके लिखना है ना, तो हम इसको लिख देंगे ए बी सी और एफ, यानी कि हमने इसको इकट्ठा करके एक ही ब्रैकेट में लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गई। हम चलते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में दो ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं, हम दोनों को वन बाय वन सोल्व करेंगे, देन उन दोनों का यूनियन ले लेंगे। ठीक है, सॉरी इंटरसेक्शन ले लेंगे, यूनियन नहीं लेंगे। ए यूनियन बी निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, ए क्या है हमारे पास, ए बी एंड सी। ठीक है, उसका यूनियन लेना है बी के साथ, बी डी एंड एफ। ठीक है, ले लिया। यूनियन का मतलब है सब कुछ इकट्ठा करके लिखना है, लेकिन एक टर्म को एक दफ़ा ही लिखना है। मैं फिर बता रही हूँ, बी यहाँ पर दो दफ़ा यूज़ हो रहा है, ये नहीं करना बी भी लिखा फिर बी लिख दिया, ऐसे नहीं करना, एक टर्म को एक दफ़ा ही लिखना है। ठीक है, एंड देन दूसरी ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ए यूनियन सी। ए क्या है, ए बी एंड सी, यूनियन निकालेंगे सी वाली टर्म के साथ, वो थी ए एफ एंड सी। ठीक है, तो अब इसको इकट्ठा करके लिखते हैं, ए बी सी एंड एफ, यही बनेगा ना यूनियन। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग हमने इन दोनों का इकट्ठा क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों ब्रैकेट्स में से, यानी कि सिर्फ वो वाली वैल्यू चूज़ करनी है जो कॉमन आ रही है इन दोनों में। पहले लिखेंगे ए यूनियन बी में जो आंसर आया था हमारे पास। ठीक है, देन इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो हमारा ए यूनियन सी का आंसर आया था। अब कॉमन देखना है हमारे पास क्या आ रहा है, ए दोनों में है वो लिख देंगे, बी दोनों में है वो लिख देंगे, सी भी दोनों में है वो भी लिख देंगे, एंड एफ भी दोनों में कॉमन है वो लिख देंगे। अब देखें, लेफ्ट हैंड राइट साइड का आंसर ये था और राइट हैंड साइड का आंसर ये था, दोनों के आंसर सेम आ गए हैं ना, यानी कि इसका मतलब हमारे पास प्रूफ हो गई बात, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें उसकी पहचान पता चलती थी, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जामिनर पूछता नहीं है कि आप इसको इस क्वेश्चन में बताएं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था या सोसाइटी, लेकिन ये एमसीक्यूज़ के लिए छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, और ये जनरल नॉलेज की बातें होती हैं जो अभी हमें क्लियर होंगी तो अगली क्लासेस में हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।